जैसा कि मैंने इसका बैकग्राउंड बताया कि कैसे चैप्टर का नाम, क्या चीजें हैं, तो अब हम देखते हैं कि भाई ऑसिलेशन होता क्या है। ये सारी चीजें अपन लोग देखने वाले हैं इसको चैप्टर। तो आज देखो टर्मिनोलॉजी ऑफ एसएचएम देखेंगे, ऑसिलेशन इन स्प्रिंग देखेंगे, भाई ऑसिलेशन स्प्रिंग में कैसे होता है, कैसे हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, और कुछ एसएचएम पे बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हमारी पीवाईक्यूज है एक्चुअली में। ये बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आई है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन हर वो एक मोशन जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता, एक टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप स्कूल से, घर से गए स्कूल, स्कूल से आए घर, आज के लिए हो गया। कल फिर 8, जैसे आप 8 बजे गए थे स्कूल और 2 बजे वापस आए स्कूल से, फिर कल सुबह आप 8 बजे जाओगे, 2 बजे वापस आओगे, फिर परसों आप 8 बजे जाओगे, 2 बजे जाओ आओगे। मतलब ये पूरा ईयर चलता रहेगा जब तक आपका क्लास क्लियर नहीं हो। इस टाइप के मोशन को क्या, इसको भी हम पीरियोडिक बोलेंगे? बिल्कुल, इस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। मतलब जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट करे। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको एक सर्कुलर मोशन में एक वो एरो मूव करता हुआ दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है? जैसे मान लो आप यहाँ का इनिशियल पॉइंट ले लो, क्या ये अपनी टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है यस कि नहीं कर सर। रहा है? यस सर। इसी टाइप की मोशन को हम बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो पीरियड क्या होता है इसका? पीरियड होता है द एंगुलर इंटरवल, द सॉरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ, या फिर मैं बोल दूं कि किसी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये एक साइकिल को बोलूं कि वन साइकिल को कंप्लीट करने में लगे टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी तो द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मोशन रिपीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितनी बार रोटेशन हो जा रहा है, एक सेकंड में कितनी बार साइकिल रिपीट हो जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। देखो, हमारा इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि इसने बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो मेरा होता है वो टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे आप यहाँ पे अगर आप टाइम टी इक्वल टू 0 लोगे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? जो एरो चल रहा है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? A function which repeats its value after a fixed interval of time is called periodic function. किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट करे। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक टी टाइम क्या है मेरा? टी टाइम है कि कितने टाइम बाद ये वैल्यू जो वाई की वैल्यू है रिपीट करेगी। अभी आपको कुछ 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 चीजें थोड़ी सी और लग रही होंगी कि सर क्या रिपीट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, देसी एग्जांपल, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये है आपका घर, ठीक है, ये है आपका स्कूल। यहाँ पे घर से स्कूल के रास्ता में मान लो ये आपका रास्ता है। यहाँ 10 मीटर पे आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक समोसे वाले की दुकान है। यहाँ पे क्या मिलता है? समोसा। हाँ सर, समोसा मत बोलो, मुंह में पानी आ रहा है। समोसा बोल। मान लो आपके घर से यहाँ से, घर से 2 किलोमीटर, ये पूरा डिस्टेंस 2 किलोमीटर की दूरी पे मान लो आपका है पानी पूरी वाला।
अब जब आप इस दिन निकल के जाओगे तो 1 किलोमीटर पर मान लो इस टाइम में, मान लो आप निकले यहाँ से 12 बजे, 8 बजे के स्कूल है, चलो आपके 8 बजे के स्कूल है, 8 बज के 5 मिनट पे आप यहाँ पे हो, 8:05 पे, और 8:10 पे यहाँ पे हो। तो जब नेक्स्ट डे आएगा, क्या आप फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में फिर से इसको रिपीट करोगे कि अगले दिन फिर से 8:05 पे इसी समोसे वाले के सामने हो गए आप, और इसी पानी Yes, पूरी वाले के sir. सामने 8:10 पे हो गए? आ रही बात समझ? Yes, sir. हाँ? इसी टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आई बात समझ में? अब क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब ये पता है आपको, देसी समझ में आता है, अंग्रेजी समझ में नहीं आता, है ना? कि पढ़ाते पढ़ाते 1 साल होने को है भाई, पूरा सिलेबस खत्म किया है, तो इतना तो समझ में आता ही है कि आपको देसी आता है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है, या फिर बोलूं कि पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट है। देखो, ऑसिलेशन का पार्ट था पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट है, जो कि कैसे मोशन फ्लो करता है, फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ। ये वर्ड याद रखना है इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब भाई, टू एंड फ्रो क्या होता है भाई? जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, Sir, pendulum. पेंडुलम, पेंडुलम ले सकते हो, मतलब ऐसा होता है ना, किसी किसी ने पेंडुलम देखा नहीं है, पेंडुलम की मोशन, या फिर इसको देखो देखो, जैसे ये मेरा हाथ दिख रहा है, जैसे मैं Yes, यहाँ sir. कर दूं, ऐसे फिक्स कर दूं, ऐसे हाथ को हिलाऊं, ये पेंडुलम की मोशन होती है, ऐसे ही होती है ना? तो Yes, एक sir. मीन पोजीशन ये है, इसके टू एंड फ्रो मतलब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको याद हो तो हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी क्या करता है? ऐसे ही घूमता है कुछ। आप देखोगे कि ये मान लो इसकी मीन पोजीशन थी, ये जो है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो आप देखोगे इस मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमेशा ये ट्राई करता है अपनी मीन पोजीशन में आने की। आपको याद हो, जब हमने वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने एक चार्ट लिया था पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, कब? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। याद है? वो पुरानी यादें, Yes, sir. पुरानी यादें हैं। बोले सर क्या था, मेरे को तो कुछ याद नहीं, मैं तो गजनी हो गया हूँ, हो गई हूँ या हो गया हूँ। गजनी नहीं होने का, अभी आपको नीट देना है, तो गजनी नहीं होने का। ठीक है, तो देखो, जब आपका ब्लॉक ऊपर जाता है, इस वाले सिस्टम में बात करें, वो बस ये था कि हॉरिजॉन्टल था, वो ये वाला था, वो ये वाला था, हम ब्लॉक मेरा ऐसे बुक कर, कोई नहीं, आप वर्टिकल में ले लो, हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में ले लो, बात एक ही है दोनों में। और आप या तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस की फाइव ले सकते हो, इसकी जगह पे ए साइन ओमेगा टी माइनस की फाइव भी ले सकते हो, या ए साइन ओमेगा टी ले सकते हो। ये क्या हमारा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, कभी कभी फेज डिफरेंस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो जो हमारा फोर्स होता है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल की बात करूं, जैसे मेरी स्प्रिंग मीन पोजीशन से थोड़ी सी स्ट्रेच है, यहां पे थी मेरी मीन पोजीशन, इतना स्ट्रेच है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा हमेशा, किधर लगेगा? इस डायरेक्शन, जो कि F इक्वल टू माइनस की के एक्स। हम ले जाना चाह रहे थे ब्लॉक को इधर, लेकिन स्प्रिंग अपनी तरफ की चाहिए। सिमिलरली अगर मेरा स्प्रिंग स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस है, ये मीन पोजीशन से कंप्रेस्ड है, तो हम ले जाना चाह रहे हैं अंदर, तो यहां से एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, ये भी क्या होगा? F इक्वल टू माइनस के एक्स।
माइनस के के एक्स क्यों लगता है कि जिस डायरेक्शन आप इस ब्लॉक को ले जाना चाहते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं। याद है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। यस और नो? यस सर। बताओ मेरे को। F इक्वल टू अपन को पता है कितना, माइनस के एक्स। क्या F इक्वल टू एम ए लिख सकता हूं मैं? यस सर। माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहां तक क्लियर हुआ? ये मेरी इक्वेशन आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक चीज और बताएं आपको कि जो माइनस के अपॉन एम है, इसको हम पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में इसको हमने मान लिया क्या, ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि अगर हम ओमेगा मानते तो एक्सेलरेशन कभी मेरा पॉजिटिव आता कभी नेगेटिव आता। अपन को चाहिए पॉजिटिव, अपन पॉजिटिव में काम करने वाले हैं, तो हमने इसको मान लिया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा के अपॉन एम आएगा। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में के अपॉन एम। तो ये हमारा जो के अपॉन एम होता था वो ऐसे है। आ रही बात समझ में? यस हमने ये सर। कंसीडर किया था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम कंसीडर किया था। तो देखो हम एक चीज और बताएं जरा, यहां से ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स हो गया। तो ए को क्या लिख सकते हैं यहां से, ए को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं ए को डी टू वाई ओवर डी वाई स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे, ए क्या होता था, अगर मेरा वाई डिस्प्लेसमेंट है तो इसका एक डिफरेंशिएट करूंगा, डी वाई ओवर डी टी वेलोसिटी आएगा, आएगा कि नहीं? अगर एक और बार यस सर। डिफरेंशिएट करूंगा, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, क्या मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, यस सर। आएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, इस डी टू इस ए की जगह पे पुट कर दिया डी टू वाई ओवर डी एक्स डी टी स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर। ये माइनस के ओमेगा एक्स था, इधर लाके हमारा हो गया प्लस के ओमेगा एक्स। चलो ठीक है, हमने क्या किया, के अपॉन एम को माना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने किसके अपॉन एम को माना, तो क्या हो गया हमारा, ओमेगा कौन सा कलर था, ये इक्वल टू जीरो। और ये होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक। तुम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमारा सिलेबस में ही लीनियर है। तो ये है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसके लिए, लीनियर के लिए। रोटेशन के लिए बात आए तो, रोटेशन के लिए अगर मान लो, अभी हम आगे देखेंगे कि सर्कुलर मोशन को भी हम एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन देख सकते हैं। जो हमारा सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता है, उसका अगर हम परछाई बनाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पे, सर्किल के हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे या वर्टिकल डायमीटर पे, तो वो जो पॉइंट होता है वो एसएचएम करता है। वो हम बात देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन ये समझ में आया कि डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो कैसे आया, बोलो। यस सर। क्लियर हुआ ये बेटा सबको? यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई? यारी भाई। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका एक मैथमेटिक्स की हेल्प से एक सॉल्यूशन होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, जो कि आप यहां पे देख रहे हो, एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर हमारा वाई है तो आप देखोगे ए साइन ओमेगा टी, जो आप नेक्स्ट में देखोगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में यही वाली टेबल वो देखा था, यही वाला पिक्चर देखा था, सेम टू सेम यस देखा सर। था कि नहीं? यही यस सर। पिक्चर देखा था हमने, वर्क एनर्जी एंड पावर में मैंने वहीं से कॉपी किया था, जिससे कि आपको याद आ जाए। तो जो हमारी इक्वेशन थी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, उसका सॉल्यूशन है ये, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि मैथमेटिक्स है, प्योरली मैथमेटिक्स है। आप ये मान लो कि उसका सॉल्यूशन है, और या फिर ये मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल या फिर एसएचएम की इक्वेशन होती है ये, ए साइन ओमेगा टी प्लस। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ए जो होता है हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे अगर आप बोलोगे ये मेरी मीन पोजीशन है, थोड़ा सा आगे बन गई। मीन पोजीशन मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। मीन पोजीशन का मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब जहां पे ना तो हमारी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और ना ही स्ट्रेच्ड है। तो एम्पलीट्यूड हमारा हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना दूरी तक जा रही है स्प्रिंग, मैक्स टू मैक्स कितना स्ट्रेच हो पा रही है या कितना कंप्रेस हो पा रही है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड जो अभी बताया था कि कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने में। अब देखो साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, जैसे मान लो कि स्प्रिंग हमारी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई, ये हमारी मीन पोजीशन है, चलो इसी यही तो बता दें, ये हमारी मीन पोजीशन है। तो एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, यहां से यहां पे गई, यहां से यहां पे गई, यहां से मान लो ये लौट के आई, फिर यहां पे गई, फिर जब लौट के आई तो यहां पे जब दोबारा से लौट के आ गई, मीन पोजीशन पे दोबारा लौट के आई है, तब जाके कंप्लीट हुई है मेरी एक साइकिल। सारी बात समझ में। अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेरी ए है, यानी कि एम्पलीट्यूड ए है, तो ये साइड वाला भी ए होगा, ए होगा। तो एक बात बताओ, एक साइकिल में मेरा ब्लॉक कितना डिस्टेंस चलेगा, एक साइकिल में कोई बताएगा कितना डिस्टेंस चलेगा? So 2A. 2A नहीं बेटा, 4A। देखो ए, ए गया यहां से, फिर ए लौट के आया, 2A इधर हो गया, फिर ए गया और Yes, फिर sir. ए लौट के आया, तो 4A हुआ कि 4A. नहीं हुआ? ठीक है। Yes, sir. तो तब 4A डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेगा तब जाके हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी। जब हमारी स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है तो हमारे इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमारी स्प्रिंग किस पे, मीन पोजीशन पे है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि हमारी एक्स या फिर कंप्रेशन या स्ट्रेच हो गई है जीरो। तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम बोले कि हमारी मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किन किन पोजीशंस पे होती है, एक्स इक्वल टू ए पे मेरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो आप देखोगे अगर किसी भी पॉइंट पे निकालनी है मेरे को, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एक्स के टर्म में, एक्स तो ऐसे ही है, तो अगर आप देखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर क्यों किया है, वी को क्या बोल सकता हूं, वी को आर ओमेगा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? Yes, sir. हाँ? तो हमने क्या किया, वी को क्या किया है, वी को आर ओमेगा कर दिया है। आर ओमेगा, आर क्या है, यहां से सेंटर से डिस्टेंस, या फिर एक्स ओमेगा, इसको एक्स ओमेगा किया तो एक्स क्या है बेटा, हम ये काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पॉइंट पे। जैसे मान लो ब्लॉक हमारा यहाँ पे होता तो क्या काइनेटिक एनर्जी होती, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस के एक्स, एक्स मतलब यहां से कितना डिस्टेंस है, माइनस के एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मेरी किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालोगे, फिर पोटेंशियल सॉरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। जितना स्ट्रेच कर रही होगी या जितना कंप्रेस कर रही होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे होगी। जैसे ये है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां एक्स इक्वल टू अगर जीरो होता, अगर नो कंप्रेशन होता यानी कि मीन पोजीशन, ये क्या है मेरी, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर अगर मेरा होता तो क्या होता, मेरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती या फिर जीरो होती। और अगर मेरा एक्स इक्वल टू ए है मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, स्ट्रेच और कंप्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेच और या फिर कंप्रेस, तो मेरा क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बेटा वी की जगह पे पुट किया है मैंने, वी की जगह पे
v की जगह पुट किया है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी या तो कह दो कि हाफ के ए स्क्वायर, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, उतनी ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। आप अगर देखोगे मीन पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और अगर एंड पॉइंट पे देखोगे जहां पे स्प्रिंग को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है या स्ट्रेच कर दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है, उस टाइम पे ब्लॉक मेरा रुक जाता है, क्योंकि ब्लॉक ऐसे जाता है फिर रुकता है तब वापस आता है। तो जो एंड पॉइंट है वहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और जब हमारा मीन पोजीशन पे है तो मेरा फोर्स भी जीरो है, स्प्रिंग फोर्स जो लगाता था F = माइनस के एक्स, क्यों जीरो है? क्योंकि एक्स जीरो है ना, एक्स जीरो है तो वो भी जीरो होगा। आ रही है बात समझ में बेटा? कुछ हवा लग रही है? यस सर। ठीक है, हवा लगनी चाहिए बस। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफरेंशिएट कर दो यार, इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया वीटी, वीटी क्या आएगा? ए ओमेगा। देखो साइन, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस आएगा। साइन ए आपका कांस्टेंट था, सॉरी साइन का डिफरेंशियल, हाँ कॉस आएगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस ओमेगा टी। अगर हम फेज डिफरेंस को हटा दें, माना कि फेज डिफरेंस था ही, फेज डिफरेंस था ही नहीं, तो अपन थोड़ा इजी करने के लिए हम फेज डिफरेंस को नहीं ले रहे, चलो। तो अगर आप बोलो कि साइन, ये रहा साइन ओमेगा टी, अब अंदर वाले का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, अंदर वाले का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना? ओमेगा टी का, ओनली ओमेगा, क्योंकि टी मेरा, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टी? वन हो जाएगा। तो कितना ओमेगा आ जाएगा साथ में, तो वीटी इक्वल टू होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आ रही बात समझ में? यस सर। देखो इसको हम ए कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा कैसे कैसे लिखते हैं मैं हम इसको। अभी आप ये समझो कि वीटी को ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, इतना समझ में आया? सिमिलरली जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो, एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो देखो कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस के साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा टी का फिर से किया तो ओमेगा फिर से बाहर आएगा, तो एक्सलेशन होगा माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में बेटा? यस सर। अब देखो ए को हमारा माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी, अगर मैं फेज डिफरेंस से देखूं, अगर फेज डिफरेंस से देखूं तो ओमेगा टी माइनस की फाइव, माइनस की फाइव या 180। अरे ए जो है, ए जो है माइनस की पाई यानी कि 180 डिग्री। अगर आप एक्सेलरेशन इधर है, कुछ टाइम के बाद में यहां जैसे एंड पॉइंट पे पहुंचे अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, इधर हो जाएगा। अरे जब यस सर। जब जब हमारा ब्लॉक यहां से यहां पे जा रहा था, देखो ये थोड़ा सा बेचीती चीज है कि एक्सिलरेशन हमारा अपोजिट है फिर भी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। देखो मीन पोजीशन पे है तो हमारा जैसे ही ब्लॉक मेरा यहां पे जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगी, तो वेलोसिटी कम होती कम होती होती तो यहां पे जाके जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन में कितने का डिफरेंस होता है? 180 का फेज डिफरेंस होता है, 180 का। तो वही हमने किया कि साइन ओमेगा टी माइनस के पाई, तो देखो ओमेगा टी माइनस के पाई को हम डायरेक्टली ये क्या कर दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स के टर्म में लिख दिया, ए को हमने एक्स के टर्म में लिख दिया, एक्स के टर्म में जिस जगह पे है ए, अगर हमने ए यूज कर लिया इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, और एक्स अगर यूज कर लिया इसका मतलब इन बिटवीन मैक्सिमम जीरो और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। जैसे यहां से लेके यहां तक की के लिए हम यूज करेंगे एक्स, और इस पोजीशन के लिए यूज करेंगे ए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ए है मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, और एक्स है मतलब इन बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए की बात।
आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब हमारा टोटल काइनेटिक, यहां से हमारा एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता था हमारा? फोर्स क्या होता था? अरे फोर्स क्या होता था? माइनस के एक्स, माइनस के एक्स होता ना। के को क्या माना Yes, था हमने? के को क्या माना था? के को, सॉरी के को बोल रहा हूं मैं, के अपॉन एम को माना था ना। sir. Omega. अच्छा, ओमेगा को हमने माना था के अपॉन एम। तो हम यहां से के क्या ले सकते हैं? ये माना था ना, ओमेगा स्क्वायर को माना था, तो हम बोल सकते हैं इस साइड स्क्वायर करो, या फिर ये लिखते हो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये माना था हमने, तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर? तो Yes, के sir. की जगह पे हमने पुट कर दिया माइन ओमेगा स्क्वायर एम। तो हमारा एफ का फॉर्मूला बोल सकता हूं मैं कि ये होता है एफ इक्वल टू माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर माइनस के एक्स। आ रही बात समझ में? Yes, sir. टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी मेरी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन बिटवीन की बात करूं कि अगर मेरा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में है, तो दोनों का सम तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल या टोटल काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो कांस्टेंट रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? Yes, sir. तो हम तुमको, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी वही होगी। क्योंकि इस टाइम पे जब ये मैक्सिमम होगी तो मेरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, या फिर जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अभी थोड़ा हलवा सा बना होगा, हल्का हल्का सा हलवा बना होगा, लेकिन अभी आप इसको जब बाद में रिवाइज करना और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके, अब आते हैं ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग। एक बार और समझते हैं ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग को। अभी हम थोड़ा सा बड़े थे, अभी थोड़ा और समझते हैं कि जैसे देखो, आप देख पा रहे हो कि ये फोर्स हमारा अप्लाइड है, ये फोर्स हमारा अप्लाइड है, इसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगाती है, स्प्रिंग अपोजिट लगाती है। जैसे अगर मैं एलोंगेट करूं x1, या फिर नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब है नो कंप्रेशन और एलोंगेशन। अगर कंप्रेस करूं या एलोंगेट करूं तो हमारा क्या होगा? माइनस के एल, एल ले लिया यहाँ पे, एक्स की जगह पे एल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के एक्स या फिर माइनस के एल। तो हमारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा स्क्वायर था हमारा क्या? Under के root अपॉन K एम। upon omega. K upon M. हाँ, अंडर रूट में, फिर अंडर रूट में ले लो, कोई बात नहीं है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई ओवर टी Yes, इक्वल sir. टू अंडर रूट में के अपॉन एम, के अपॉन एम, के अपॉन एम। अब हम अपन को टी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या करूं? टी को इधर भेज दूं, इसको नीचे भेज दूं, तो हमारा टी आ जाएगा 2 पाई ओवर अंडर रूट में के अपॉन एम। अब देखो, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये अंदर वाला उल्टा कर दो, टी इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन के। दिस इज योर फेमस फॉर्मूला, वेरी फेमस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और जो के है, एक्चुअली में अपन इस के को बोलेंगे के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। इसके को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, वेयर के इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। क्योंकि यहां पे तो स्प्रिंग स्प्रिंग है, अपन लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे स्प्रिंग ओनली नहीं होगी, और भी कई सारी चीजें होंगी, तो हम उनका इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालेंगे। तो हमारा 2 पाई का
टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में m ओवर के। अगर जो स्प्रिंग है, मान लो अभी तक हमने मासलेस स्प्रिंग की बात की थी, अगर मैं बोलूं कि स्प्रिंग का भी कुछ मास होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई m प्लस 1/3 ms अपॉन के। m प्लस 1/3 ms अपॉन के, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि दो मास हैं किसी सरफेस पर रखे हुए, स्मूथ सरफेस पर, और मैंने एक को धक्का मारा, तब टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई म्यू ओवर के। म्यू, म्यू क्या है मेरा? इक्विवेलेंट या फिर रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास अगर मेरे इस तरह से दो सिस्टम कनेक्टेड है, तो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड मास। आ रही बात समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, अब जरा एक क्वेश्चन करो। थ्योरी थोड़ी सी हैवी हुई, थोड़ी सी हो सकता है कुछ कुछ चीजें ऊपर से निकली हो। अगर फिर भी डाउट रहता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन आप खुद से ट्राई करना घर पर पढ़ने की, तभी समझ में आएगी बेटा। थोड़ा सा एसएचएम है, अगर एकदम बेसिक समझ में आ गया ना, फिर तो ये समझ लो। अब इस क्वेश्चन को करो, देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कितनी उसने बोला है कि एन साइकिल हो रही है उसकी, तो एक साइकिल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होती है, कितनी बार मिनिमम होती है, हमें ये अगर पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी एक साइकिल में। अच्छा ठीक है, हम इसी इसी पे स्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हमारी मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये मान लो हमारी मीन पोजीशन थी, ये हमारी क्या थी? मीन पोजीशन। ये ब्लॉक है मान लो एम मास का, ठीक है। एक बात बताओ, पूरी साइकिल कब कंप्लीट होगी? तो ये ब्लॉक हमारा यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी तो आएगा, कंप्रेस होगी जब स्प्रिंग, आएगा कि नहीं? थोड़ा सा और पीछे करो। हाँ, मान लो यहां तक आएगा, तो इधर जितना जा रहा है, मान लो ए इधर जा रहा है, तो इधर भी ए ही जाएगा। तो हमारा साइकिल कब कंप्लीट होगी? जब पहले इधर जाएगा, पहला, दूसरी बार मान लो लौट के आया मीन पोजीशन पे, तो दूसरा, तीसरा यहां से यहां तक गया, तीसरा, फिर यहां से यहां तक आया, अब जाके एक साइकिल कंप्लीट, यानी कि 4a, 4a डिस्टेंस के बाद में एक साइकिल कंप्लीट होगी। अच्छा, किसी का आंसर आया है क्या? कोई बताना चाहेगा आंसर इसका? अब एक बात बताओ, अपन पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती? जब मेरा ए हो, यानी कि ए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोला है उसने, सिंपल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होगी? एक तो यहां पे मैक्सिमम होगी एक साइकिल में, यहां पे मैक्सिमम होगी यू मैक्स, कितनी? हाफ के ए स्क्वायर। सिमिलरली क्या यहां पे भी मैक्सिमम होगी? यू मैक्स इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी बताओ भाई? Yes, sir. तो हमारी एक साइकिल में दो बार हो रही है, एक साइकिल में दो बार हो रही है, तो दो साइकिल में कितनी बार होगी? सॉरी, एन साइकिल में, एन साइकिल में, तो एन साइकिल में कितनी बार होगी? 2n बार होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? Yes, sir.
जरा ये क्वेश्चन देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, देखो डिस्प्लेसमेंट एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो हमारा वाई क्या था, चलो सिंपल ले लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था। और सिमिलरली एक्सीलरेशन निकालो, दोनों में फेज डिफरेंस पूछा है, क्या फेज डिफरेंस होगा, क्या हो सकता है फेज डिफरेंस? करो भाई। अच्छा, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, चलो ठीक है, हम ना इस मैथमेटिकल नहीं करते हैं, डायग्राम से करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकली करते हैं। देखो एक बात बताओ मेरे को, फेज डिफरेंस का मतलब है कि कौन किस रास्ते से जा रहा है। एक बात बताओ मेरे को, जब मैं इस स्प्रिंग को इधर लेके जाता हूं तो स्ट्रेच करता है, स्प्रिंग स्ट्रेच करता है, तो मेरा फोर्स किधर लगता है भाई, बैकवर्ड लगता है कि नहीं लगता है फोर्स? Yes, sir. Yes. फोर्स इधर लगता है, फोर्स इधर लगता है, तो क्या एक्सीलरेशन भी इधर ही लग रहा होगा? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो कितना Sir, एंगल B हुआ दोनों? option pi/2. बेटा ये इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कितने का कितना एंगल है, ये तो वाला एंगल है ना, 180 दोनों के बीच में 180, 180 मतलब pi. 180 डिग्री मतलब है पाई रेडियन, Yes, पाई sir. Yes, sir. रेडियन इज द करेक्ट आंसर, पाई रेडियन इज द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझना है बस, ये समझ लो आपके एसएचएम से बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, हलवा हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा क्वेश्चन, बड़े इजी इजी क्वेश्चन, सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। Sir, C option. ऑप्शन सी बोल रहे हो आप, ठीक है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा और सोचो, और सोचो थोड़ा, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड पहले देखो बोलते किसको हम? Sir, B option. कौन सा ऑप्शन है बेटा? Sir, option B. ऑप्शन बी, ठीक है चलो। देखो बेटा होता क्या है, अगर आप वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड का मतलब क्या है, वन
टाइम पीरियड किसको बोलते हैं भाई? वन साइकिल कंप्लीट होने में जितना लगे टाइम। Yes, sir. Yes. एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस चलता है भाई स्प्रिंग? देखो, जैसे आपको याद हो, अभी मैंने आपको ये वाली बात बताई भी थी मैंने। Yes, sir. अभी अभी याद आ रहा है क्या आंसर है? Yes, sir. Sir, क्या D है आंसर? option. D Yes, option. sir. D डी option. ऑप्शन, यस। ये मान लो मेरी मीन पोजीशन है, तो यहां से क्या होता? ए इधर गया, ए लौट के आया, ए फिर इधर गया, फिर ए। अब आइए मेरी कंप्लीट साइकिल। Yes, ए, sir. ए 4 ए हो गया ना? Yes, sir. दिस इज Yes. करेक्ट Yes. ऑप्शन, डी इज करेक्ट। करो इसको, करो। The average velocity of a particle execute a simple harmonic motion in one complete revolution. हाँ, तो बच्चों का आंसर आया है प्रीति संधू एंड मीनाक्षी वर्मा। तो मीनाक्षी वर्मा बेटा आंसर बताओ। मीनाक्षी, प्रीति, Sir, C option. सी ऑप्शन। मीनाक्षी आप बताओगे? अच्छा, नेहा कुमारी। Sir, C option. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रीति बेटा आप बताओगे कैसे निकाला है सी? सर, जैसे कि हमारी एक साइकिल कंप्लीट करने में हमारा जैसे कि एक पॉइंट से चला है कोई ऑब्जेक्ट, और उसी पॉइंट पे आके हमारा ऑब्जेक्ट फिर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो यस, एवरेज वेलोसिटी है वो भी एब्सोल्युटली 0 हो करेक्ट। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। आप देखोगे कि अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछता तो आंसर कुछ हो सकता था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछी है उसने। तो ये मान लो मेरी मीन पोजीशन है, मेरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां, लेकिन फाइनल में तो उसी पॉइंट पे आ गया ना। 4 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से ऐसे गया था, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो डिस्टेंस चला 4 ए, डिस्टेंस 4 ए चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, तो टाइम कुछ भी हो तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा हलवा हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा। इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। A particle execute linear simple harmonic motion with an amplitude 3 centimeter. Amplitude दे दिया उसने 3 centimeter. When a particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Magnitude of its velocity equal to the magnitude of its acceleration. अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की बात करूं, तो देखो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ओमेगा
अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, किसी एक्स डिस्टेंस पे। तो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन होता है मेरा ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो देख सकते हैं अपन लोग, अगर आप कहो तो दिखाऊं मैं, देखो कहाँ गया भाई, देखो एक्सीलरेशन हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स है। मैग्नीट्यूड की बात करो, उसने मैग्नीट्यूड की बात की है ओनली, तो ओमेगा स्क्वायर है एक्सीलरेशन, बोलो यस है कि सर। नहीं। और वेलोसिटी देखो ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। तो यस उसने क्या सर। बोला, किसी डिस्टेंस पे वो दोनों सेम है, किसी डिस्टेंस पे वो दोनों के दोनों सेम हैं। अब उसने वो डिस्टेंस पूछी है, किस डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं पूछी, कुछ और पूछा है, क्या पूछा है, देन पीरियड ऑफ, पीरियड टाइम पीरियड पूछा, इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड्स, टाइम पीरियड पूछा है। तो अपन क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड्स को, एक्चुअली में तो ये माइनस में होता है ये, लेकिन उसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड, देखो बोला है उसने, यस the सर। magnitude of its velocity is equal to that of acceleration, यानी कि mod of v equal to mod of a। mod of v क्या है मेरा, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो ओमेगा से ये कैंसिल हुआ, तो पहले मेरा ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। कोई दुविधा किसी को। नो सर। अब उसने ए और एक्स कुछ दे रखा है, देखो एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड यानी कि ए, 3 एम्पलीट्यूड दे सेंटीमीटर। रखा है 3 सेंटीमीटर, और व्हेन पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो एक्स जो होता था वो मीन पोजीशन से नापा जाता, हमेशा एक्स जो नापा जाता है वो मीन पोजीशन से, तो क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पुट करनी है उस अपन को, क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 3, मतलब 9 - 2 मतलब 4, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 - 4 कितना हुआ, 5। 5/2। यस सर। 5 अंडर रूट में 5/, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। नो सर। अब अपन देखोगे, देखो आंसर में किसी किसी में अंडर रूट 5 है, मतलब हमारी बात बन सकती है, हम सही ट्रैक पे हैं। तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई ओवर 2 पाई टी बाय टी। इक्वल टू अंडर रूट में 5/2। तो हमें चाहिए टी, टी को इधर ले जाओ, अंडर रूट 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ से टी इक्वल टू क्या हुआ, 2 इधर पहुंच जाएगा, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई रूट 5। यस सर। दिस इज योर करेक्ट सी आंसर। ऑप्शन। क्लियर है। यस सर। ओके, ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन सी। सी इज करेक्ट। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो फिर, क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले अपन देखा बेसिक, बेसिक्स ऑफ एसएचएम ऑसिलेशन एक्चुअली। उसके बाद हमने एसएचएम देखा, उसके बाद हमने क्या किया, स्प्रिंग ब्लॉक, यस सर। स्प्रिंग ब्लॉक एसएचएम देखा और एंड फॉर्मूलाज। उसके बाद हमने किया क्वेश्चन अच्छे अच्छे, प्री पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज ही किए थे ना सारे के सारे आज। यस सर। तो इसमें कोई डाउट है आज की क्लास में। नो सर। ठीक है बच्चों, फिर अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, कुछ एलन कोचिंग के ही हैं वो वैसे, ठीक है। यस सर। ओके, एंड बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।